हमारे इकोनॉमिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो फैक्टर पे 5th डिसीजन है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डिसीजन है, इस डिसीजन के रिजल्ट अगले 20-30 वर्षों तक मिलता रहेगा, 40-50 वर्षों तक मिलता रहेगा, वैसा ये बड़ा फैसला है। ये फैसला है फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने का। आज एक नई स्कीम बनाई गई। आप सब जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट ओवरहॉल किया गया, और आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर कहें तो वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिफॉर्म है। उस रिफॉर्म में साइंटिफिक एविडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और लॉ के अंदर ही रखा गया है कि कई ऐसे केसेस, कई ऐसी कैटेगरीज ऑफ केसेस, उसमें साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। यानी साइंटिफिक एविडेंस यानी फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी किया गया है। तो जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते देश की सेवा करते थे, तब उन्होंने दूरगामी सोच के साथ नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाई गांधीनगर में। और एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में दुनिया की एक अलौकिक, एक अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेंसिक साइंसेस को डेडिकेटेड है। आप सोचिए कितना दूर का विजन है। इस विजन के तहत उन्होंने एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाई, और आज फैसला ये लिया गया कि 28 राज्यों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में इस तरह की व्यवस्था हो कि हर राज्य में, हर यूटी में इस यूनिवर्सिटी का, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का एक ऑफ कैंपस, एक अच्छी वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड, एक अच्छी लेबोरेटरी बने जहां पर ट्रेनिंग दी जा सके। और टोटल देश भर में 9,000 स्टूडेंट्स को हर साल फॉरेंसिक साइंसेज में ट्रेनिंग दी जा सके, उतनी कैपेसिटी डेवलप करना है। वो आज इस कैबिनेट में फैसला लिया गया। ये करीब 2,254 करोड़ रुपीस का टोटल स्कीम है। 40 देशों के, भारत के अलावा 40 देशों के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में आके ट्रेनिंग लेंगे, और पूरे दुनिया में ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और पूरी दुनिया में ये फर्स्ट एंड यूनिक यूनिवर्सिटी है जो कि डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंसेज को है। इसी में जब ये साइंटिफिक एविडेंस आने लगेगी तो जो कन्विक्शन रेट होता है, यानी जस्टिस मिलने का, सही व्यक्ति को न्याय मिले, जो क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिले, उसमें कन्विक्शन रेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगी, और उसका नेचुरल बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलेगा कि कन्विक्शन रेट में बढ़त होती है तो लोगों की क्राइम करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आए, उस भावना के साथ इस कैबिनेट का आज ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहले ही 100 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए जाएंगे, बड़े फैसले किए जाएंगे, तो आज की इस कैबिनेट में 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैसले आपके सामने रखे गए। आई टेक द क्वेश्चंस नाउ। हम कैबिनेट डिसीजन संबंधित प्रश्न अब लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन जरूर बताएं। सर, पहला क्वेश्चन नंबर 256 आपके राइट पर। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। ये MSP में बढ़ोतरी से किसानों के पास 2 लाख करोड़ रुपए जाएंगे, इसका आकलन किस आधार पर किया गया है? और जिन 14 फसलों की MSP बढ़ाई गई है, उनमें से कितने फसल ऐसे हैं जिनकी MSP से कम कीमत बाजार की हो जाती है तो सरकार उन्हें खरीदने की गारंटी लेगी? देखिए, खरीफ की ये जो फसलें हैं,
इन फसलों की टोटल प्रोडक्शन और खरीद राज्यों के साथ मिलके सीएसीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टिमेट करता है कि कितना खरीद होगी, कितना प्रोडक्शन होने की एस्टिमेट है और उसका क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो सीएसीपी इसका एस्टिमेशन करती है राज्यों के साथ मिलके। उसके आधार पे अभी जो एमएसपी का प्राइस अनाउंस हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, अप्रूव हुआ है, उसके आधार पे एस्टिमेट किया गया है कि 2 लाख करोड़ का ये अमाउंट पिछले साल के एमएसपी के कंपैरिजन में 35,000 करोड़ रुपीस ज्यादा है। जो एस्टिमेट किया गया है इसमें, वो एस्टिमेट राज्यों के साथ मिलके किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें पास्ट रिकॉर्ड, मोदी जी की सरकार का पास्ट रिकॉर्ड में प्रोक्योरमेंट अगर हम देखें तो हम किसी भी पैरामीटर पे कंपेयर करें, जैसे मैं आपको 2004, 2005 से 2013, 2014 यानी 4 से 14 वाला जो यूपीए सरकार का कार्यकाल था, उस कार्यकाल से अगर कंपेयर करूं 14 to 24, तो पैडी है 4,590 लाख मेट्रिक टन खरीदी गई थी 4 से 14 में, और मोदी जी के दोनों कार्यकाल में 6,914 लाख मेट्रिक टन खरीदी गई, यानी सिग्निफिकेंटली ज्यादा। अगर मैं टोटल करूं तो हर एक, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मेज हो, चाहे तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, हर एक पैरामीटर पे 10 साल यूपीए के वर्सेस 10 साल एनडीए के, इसमें सभी पैरामीटर्स पे हर फसल पे ज्यादा खरीद की गई है। उसी आधार पे ये एस्टिमेट बना है। प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी। पिछली बार धान की एमएसपी 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी, इस बार सिर्फ 170 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। क्या सरकार धान की खेती को हतोत्साहित करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। वो 100 पिछली बार वाली जो बढ़त है वो ऑलरेडी इसमें प्राइस में इंक्लूडेड है। प्राइस स्टेप बाय स्टेप हर साल बढ़ रहा है, करेक्ट? प्राइस हर साल स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। जितनी कॉस्ट बढ़ रही है उससे ज्यादा प्राइस बढ़ना है, ऐसा फॉर्मूला 2018 की बजट के द्वारा अनाउंस किया हुआ है, राइट? तो अभी जितनी कॉस्ट बढ़ी है उस कॉस्ट के अनुपात में प्राइस बढ़ा है। तो पिछला प्राइस जो इंक्रीज हुआ था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन आप 212। Hi sir, I'm Tvesh Mishra from Economic Times. Sir, for the wind energy project, is there a viability gap fund also which has been approved? हाँ, बिल्कुल है। और जब पहला प्रोजेक्ट लगता है तो पहले प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गोज इन क्रिएटिंग अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विंड टरबाइन जहां पे लगेगी सी के अंदर, उसमें अंडर सी पावर केबल्स लेके आना पड़ेगा पहले पोर्ट तक। पोर्ट पे वो लैंड करेगा, लैंडिंग स्टेशन जो बनेगा वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसीलिए पहला जो प्रोजेक्ट होता है उसमें वायबिलिटी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में वो प्रोजेक्ट नेचुरल इकोनॉमिक लेवल पे आ जाता है, और जो आगे वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसीलिए इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का एलिमेंट है। वो एस्टिमेट आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उस तरह से आ जाएगा। सवाल 280 आप ले लें। सर, प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। वधावन पोर्ट ट्रस्ट पर आपने कहा कि स्टेक होल्डर से बात की गई है, लेकिन मैं देख रहा था कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे इसको अपोज कर रहे हैं और भी पॉलिटिकल अपोजिशन है इसको लेकर। क्या उनसे कोई बात हुई है और स्मूथ क्रियान्वयन हो इसका? आपको इसका भरोसा है? क्योंकि उन्होंने कहा था अभी लोकसभा चुनाव में कि वो इसको अपोज करेंगे टूथ एंड नेल। जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, फिशरमैन हो, वहां पे रहने वाले, गांव में रहने वाले व्यक्ति हो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब को एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया है। और जो देश का कानून है उस कानून के अनुसार कंप्लीट सारे के सारे अप्रूवल्स दिए गए। और ये महाराष्ट्र के लिए इतनी बड़ी इकोनॉमिक हब बनने वाला है कि मुझे भरोसा है
डेफिनेटली सभी इसका सहयोग करेंगे।